नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जुलाई 2024 पेपर 2 के साइंस के जो क्वेश्चंस आए थे वो सोल्व करने वाले हैं या उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन साथ के साथ साइंस के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन बाइलिंगुअल रहेगा, हम हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वे प्रकृति में क्षारीय होती हैं। धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, वायु गर्म होने पर फैलती है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। चारों के चारों स्टेटमेंट तो सही है, हमें ये तो बताना नहीं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। हमें बताना क्या है, इफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ एंड इन्फ्लुएंसेस बाय आई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यदि अवलोकन को ओ द्वारा निरूपित है एवं आई द्वारा अध्याय या निष्कर्ष है तो कौन सा कथन सही है, अवलोकन कौन सा है और इनमें से निष्कर्ष कौन सा है। देखिए, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय है, ये चीज़ हम अवलोकन से पता नहीं चलती, देखकर पता नहीं चलती, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट यानी निष्कर्ष आ जाएगा। वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी हमारा एक निष्कर्ष है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। लाइम वाटर जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर मिल्की हो जाता है, ये ऑब्जर्वेबल है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्राइज ईच अदर, ये एक रिएक्शन है जो कि आपकी निष्कर्ष के अंदर आती है। हम एक रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन में हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, उसमें हम मिला देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, NaCl मिलता है और H2O मिलता है। तो इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो यह एक रिएक्शन है, तो ये निष्कर्ष, इससे निष्कर्ष बनता है इस रिएक्शन के बाद कि हमें जो एसिड या बेस है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हमें सॉल्ट मिलता है और साथ में ही हमें वाटर मिलता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन है ऑप्शन नंबर सी ऑब्जर्वेशन है। ए बी और डी जो है वे आपके इन्फ्लुएंस हैं या फिर हम कह सकते हैं वे आपके निष्कर्ष हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अल्टरनेट कंसेप्शन इन साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषताएं नहीं है। विज्ञान में कुछ अल्टरनेटिव आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उनकी कौन सा उसका एक फीचर नहीं है। चलिए बताइएगा। आइडियाज आर स्टेबल, विज्ञान में विचार स्थिर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। विज्ञान में जो चीज़ एक बार बोल दी जाती है वो बोल दी जाती है, चाहे हम ग्रेविटी ले लो या फोर्स ले लो या हीट देने पे कोई चीज़ गर्म होती है, इस तरह से ले लो। आइडियाज आर रेसिस्टेंट टू चेंज, बिल्कुल ठीक है। विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। कोई विचार दे दिया, जैसे ऊपर हमने एक रिएक्शन पढ़ी है कि कभी भी आप क्या करोगे, कभी भी आप एसिड और बेस मिलाओगे यानी अम्ल और क्षार मिलाओगे तो हमें क्या मिलता है, इससे सॉल्ट मिलता है, हम कह सकते हैं कि लवण मिलता है और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है और ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो भाई अब इसको गलत ठहराना कि नहीं ये उदासीन नहीं करते, न्यूट्रलाइज नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। या बहुत मुश्किल से कोई एक आध कहीं का एसिड या कहीं का मटेरियल लेकर आएगा जो हो सकता है ना करता हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोधी होते हैं, अगर एक विचार आ गया तो वो आ गया। आइडियाज आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स, ये बिल्कुल ठीक है। विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं। आइडियाज डू नॉट डिमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते, ये गलत है। ये कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित करते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आप जब भी सीटेट का पेपर देने जाएं तो ये जो नोट वर्ड है इसको ध्यान से देख लें। कई बार हम इसके चक्कर में क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, नोट को नहीं देखते और कोई और ही ऑप्शन टिक कर आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलिए पढ़ते हैं कथनों को और हम सही उत्तरों का चुनाव यहाँ पे करते हैं। असर्शंस एंड रीजंस, अभिकथन दिए हैं और उसके नीचे उसके तर्क दिए हैं। पहला कथन क्या है,
इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड एंड नॉट वाइस वर्सा। बिल्कुल सही है। यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डालना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। जब भी आप अम्ल जो है उसको तन यानी डाइल्यूट करते हो तो आप पहले एक बीकर लेते हो और उस बीकर में जितना आपको वाटर चाहिए उतना आप पहले बोतल डालते हो, फिर आप बूंद बूंद करके उसमें एसिड डालते हो। ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी हमारा असर्शन यानी कि अभिकथन तो सही है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जब आप इसमें एसिड मिलाओगे तो बहुत तेज ऊष्मा निकलेगी, जब ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा छेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दोनों ही सही हैं, अभिकथन भी सही है और उसके पीछे का तर्क भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, चलिए देख रहा होगा आप सभी को पूरा। क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको पढ़ना है और जो सही आंसर है उसको चूज करना है यार। असर्शंस, फिर वही अभिकथन वाला क्वेश्चन आ गया। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक एनिमल इज स्लोअर देन लैंड एनिमल। थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। ठीक है, रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन अफेक्ट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय जीव जंतु की श्वसन दर को प्रभावित करती है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिस्कशन के साथ हम इसको समझते हैं। पहला जो अभिकथन है वह गलत है। जो एक्वाटिक एनिमल है उनकी रेट जो होती है वो स्लोअर नहीं होती, वो फास्टर होती है। फास्टर इसलिए होती है क्योंकि उन्हें वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वहां से ऑक्सीजन लेना होता है, और वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें बार बार ब्रीथ करना होता है। हमें क्या करना होता है? हमें सिर्फ जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है वहां से लेना होता है, जो कि हमें आसानी से मिल जाती है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये धीमी नहीं होती, श्वसन दर धीमी ना होकर तेज होती है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, अगर वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होगी तो वो ब्रीथिंग को इफेक्ट करेगा? वह ब्रीथिंग को इफेक्ट नहीं करेगा, ये तो ब्रीथिंग को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा, यानी कि उसको सहायता करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, उसको सहायता करेगा। ठीक है, तो ये भी गलत है, अभिकथन भी गलत है और इसके अभिकथन के पीछे जो तर्क है वह भी गलत है, दोनों ही गलत हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल एंड कॉन्क्रीट हॉल आर जनरली कर्व्ड। साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। सिनेमा हॉल संगीत समारोह हॉल की सतह सामान्यतः वक्रित होती है। एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। दोनों ही ठीक है भाई, जो कर्व्ड रहेगा ना, जो वक्रीय सतह रहती है इस प्रकार से, इसमें जो आपका साउंड है वो रिफ्लेक्ट टकराकर सभी डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए इनको थोड़ा सा कर्व रखा जाता है होल वगैरह को। तो दोनों ही सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। निम्नलिखित में से कौन सा से वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है? रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर, परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन्स इन एनी इन्वेस्टिगेशन। किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं, यानी वहाँ का कल्चर जो है वो आपके जो अनुसंधान है या जो भी शोध है उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, डाटा एंड एविडेंस आर सेम, आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं। देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, कोई भी सार्वत्रिक वैज्ञानिक विधि नहीं है। देखो, परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होते, रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर, ये गलत है। परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित होते हैं, किस प्रोसेस से आप कोई काम कर रहे हो उस पर आपका क्या परिणाम आने वाला है यह निर्भर करेगा।
किसी की प्रोसेस गलत है तो रिजल्ट गलत आएगा, प्रोसेस सही है रिजल्ट सही आएगा, प्रोसेस थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो रिजल्ट भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ए तो गलत है, ए गलत है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत है और ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है। एंड डाटा एंड एविडेंस आर सेम, डाटा और एविडेंस सेम नहीं होते हैं। आंकड़े अलग चीज है और जो साक्ष्य हैं वे अलग चीज है। तो सी भी आपका गलत है, सी आपका गलत है तो आपका थर्ड भी गलत हो गया और फोर्थ भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सेकंड, सेकंड सही है। सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है और कोई एक यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं होती, बहुत अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की साइंटिफिक मेथड्स प्रयोग होती हैं। वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस प्रकार की है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ेंगे, 67 है क्वेश्चन नंबर 67। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा नीचे के दो ऑप्शन नहीं दिख रहा होंगे, बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पूरा दिख रहा होगा, बट समझ में आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखे ही है। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडेसेंट बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, बिल्कुल ठीक है। जो एक तापदीप्त बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, बिल्कुल सही बात। रीजन टंगस्टन वाज लो रेजिस्टेंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत बात है। टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है, गलत बात है। इसका हाई रेजिस्टेंस जो होता है वह भी उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। ठीक है, गलनांक हाई नहीं, गलनांक तो इसका वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा ही गलनांक होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है इसका, तभी तो वह पिघलता नहीं है, जलता रहता है। और रेजिस्टेंस जो होता है वह भी हाई होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्यों, थर्ड होगा, थर्ड। दोनों सही नहीं है, पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी कि अभिकथन सही है और तर्क असत्य है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। यार ये क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, एक पेज में ढंग से आ नहीं रहे हैं। चलिए अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली। हिंदी वालों के लिए थोड़े ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। 3 identical holes are punctured in a water level highest in a plastic bottle. The bottle is filled with water. Which of the following statement is true regarding the flow of water from the holes? एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों पर समरूप एक रूप से 3 छेद किए गए हैं। बोतल को पानी से भर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के प्रभाव के बारे में सही है? देखो ये एक बोतल ली, एक छेद यहाँ कर दिया, एक छेद यहाँ कर दिया और एक छेद यहाँ कर दिया। ठीक है, हमें बताना कौन सा कथन सही है। वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल कम्स आउट विथ ग्रेटेस्ट फोर्स, नीचे वाले छेद से पानी बहुत तेज स्पीड से निकलेगा, बिल्कुल सही है यार, सबसे नीचे वाले से ही तेज स्पीड से निकलेगा, तो ए स्टेटमेंट आपका सही है। वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट होल कम आउट विथ ग्रेटेस्ट फोर्स, सबसे ऊंचे वाले से सबसे तेज निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि नीचे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है ना, तो नीचे वाले से तेज निकलेगा, ऊपर वाले से नहीं निकलेगा। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम्स आउट विथ इक्वल फोर्स, सभी से समान फोर्स से निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल्स फॉल्स एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये बात ठीक है भाई, जो नीचे वाले छेद से निकलेगा वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा, बिल्कुल करेगा। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स फॉल्स द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें लिखा है हाईएस्ट होल है वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, इसमें है कि जो सारे हैं वो सारे सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, ये भी गलत है। सबसे नीचे वाले से सबसे तेज स्पीड से पानी निकलेगा, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। सबसे ऊपर वाले होल से सबसे कम स्पीड से पानी गिरेगा और वो सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो ए और डी, ए और डी है ऑप्शन नंबर फोर्थ में, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये हिंदी में लिखा हुआ है, निम्नतम छेद से पानी अधिकतम वेग से साथ बल के साथ बाहर आएगा और निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। ए और डी ऑप्शन नंबर फोर्थ था यहाँ पर, फोर्थ में करेक्ट आंसर, ठीक है, थर्ड नहीं फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा। ह्यूमन सर्कुलर सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, पहली बात तो वो क्लोज्ड होता है और वो डबल सर्कुलेशन होता है, समृद्ध होता है और दिक् संचारी होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, अ क्लास, थोड़ा पेज पे लाने की कोशिश करते हैं। अ क्लास 7 टीचर प्लान्स टू आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ टॉपिक
Adaptation in plants and animals. Which of the following sets of study is best suited for this purpose? कक्षा 6 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? ड्राइंग, चेकलिस्ट, इंटरव्यू। देखो इंटरव्यू से तो कोई मतलब ही नहीं है। इस विषय पर अगर कोई वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान बना रहा है तो इंटरव्यू वहाँ पे काम नहीं करेगा। पोर्टफोलियो, ग्रुप डिस्कशन, डायग्नोस्टिक, क्वेश्चनरी, ये बिल्कुल काम करेगा। भाई पोर्टफोलियो बनाओ, उसका ग्रुप डिस्कशन करो और जो प्रॉब्लम्स है उनको डायग्नोज करो। डायग्नोस्टिक, क्वेश्चनरी, इंटरव्यू एंड ड्राइंग। फिर यहाँ पे इंटरव्यू आ गया तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे सेकंड ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा भी हटा रहा हूँ। प्रोजेक्ट, चेकलिस्ट एंड ड्राइंग। चेकलिस्ट किस चीज़ की? यहाँ पे चेकलिस्ट गलत वर्ड लिखा हुआ है दोनों में, तो ये गलत है। चेकलिस्ट यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए। ऑफिशियल आंसर की ने इसका सेकंड एंड थर्ड दोनों को ही सही माना है, उसमें आंसर इसका डी ऑप्शन दिया था। डी का मतलब होता है सेकंड और थर्ड दोनों ही सही है। यदि आपने ये पेपर अटेम्प्ट किया हो या कोई भी इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है जिसको दो आंसर ठीक लग रहे हैं, सेकंड भी सही है थर्ड भी सही है, तो आयोग इसके दोनों ही आंसर्स पे आपको मार्क्स दे देगा। तो इसके दोनों ही आंसर्स पे मार्क्स दिए गए थे। मैं जाता इसमें सेकंड लगाया था, आप में से कोई जाता थर्ड लगाया था, दोनों को नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही, चलो अगर हम इंटरव्यू को इंक्लूड कर लें, चेकलिस्ट को इन्होंने गलत माना। इन्होंने माना कि चेकलिस्ट से काम नहीं बनेगा, चेकलिस्ट को हटाओ। चेकलिस्ट हटा के बाकी दोनों ऑप्शन इनको इन्होंने ठीक माने हैं, उनको इन्होंने टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सीटेट में आते हैं, ठीक है, तो डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती। मार्क्स जो गलत है वो गलत है, उसके मार्क्स मिल ही जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉस्ट ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स? यदि आप उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग करोगे तो क्या नहीं होगा? सोइल इरोजन, सोइल इरोजन नहीं होता। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण इससे होता है, मतलब जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको यूज करके पौधों को देना, तो फर्टिलाइजर उसको इजी बना देते हैं। यूट्रोफिकेशन, सुपोषण भी उससे होता है। यूट्रोफिकेशन में होता यह है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, तो तालाबों मलाबों पे ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी जो एल्गी है या इस प्रकार के जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा उग आती हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पोषण मिल जाता है। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन ऐसा होता है कि इसमें जब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है तो कई अन्य प्रकार के जीव पौधे वगैरह एक लेवल स्तर पर अति से ज़्यादा हो जाते हैं। यानी जो लेवल होते हैं, ट्रॉपिकल लेवल जो स्तर होते हैं, उस स्तर पर जितने जीव जंतु होना चाहिए, अगर उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल जाता है तो उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइजर्स ज़्यादा देने से सोइल इरोजन यानी मृदा अपरदन नहीं होता है। मृदा अपरदन पेड़ पौधों के कटाव से होता है, या जल की धारा, जो नदियाँ जो होती हैं, बाढ़ जो होती है, तेज हवाओं का चलना, तूफान, इससे मृदा अपरदन होता है। एन ओडोमीटर ऑफ अ कार इज अ मेजर, वाहनों में जो ओडोमीटर होता है वह कार की औसत चालनी, कार द्वारा तय की गई दूरी बताता है। और इंस्टेंट स्पीड ऑफ कार जो बताता है वो आपका स्पीडोमीटर बताता है। स्पीडोमीटर आप सभी जानते ही होंगे, एक ऐसा होता है, यहाँ पे लिखा रहता है आपका 20, 40, 60, 80, 100, 120, तो ये वाली जो आपकी स्पीड बताता है वो स्पीडोमीटर, और बीच में यहाँ पर आपकी डिस्टेंस लिखी रहती है, जो भी कोई डिस्टेंस रहती है ये आपका ओडोमीटर है। ये स्पीडोमीटर है, ये ओडोमीटर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉज? निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक नियमों के बारे में सही है? दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, वे अवलोकनीय परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं, बिल्कुल ठीक। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज, थ्योरीज से नहीं बनते, नियम से थ्योरी बनती है, थ्योरी से नियम नहीं बनते। दे कांट बी चेंज्ड, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, उन्हें चैलेंज्ड, चेंज्ड नहीं चैलेंज्ड, उन्हें चुनौतियां दी जा सकती हैं। भाई ये नियम है तो ये नियम कैसे है, चैलेंज कर सकता है कोई भी अपना अलग अगला नियम निकाल के। तभी तो हम नहीं देखते, हम जो नियम पढ़ते हैं, एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, तो अलग अलग, डोल्टन की अलग है, रदरफोर्ड की अलग है, और भी जितने सारे आपके साइंटिस्ट हैं सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिना, ये किसी प्रकार का तर्क नहीं देते हैं, यह
किसी चीज़ को बस डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके लिए ना तो लॉजिक देते, उसकी सत्यता की जांच भी नहीं करते, ये बस उसके बारे में बताते हैं जो भी नियम होते हैं कि ये चीज़ किस तरह से काम करती है। ठीक है, या इससे आप क्या बोलोगे, परिभाषा की तरह होते हैं ये थोड़े साइंटिफिक नियम जो होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा। फर्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, स्वयं परागण केवल द्विलिंगीय पुष्पों में होता है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक मुझे नहीं लगता, चलो और देख लेते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय बोथ बाय सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन सही है, लेकिन ए गलत है। यह केवल ऐसा नहीं है कि ये केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होगा, ये असेक्सुअल फ्लावर्स में भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां आगमात्मक विवेचनात्मक कोण के लिए उपयुक्त है। देखिए, जब भी आगमन विधि की बात चले तो ये समझो कि एग्जाम्पल से नियम की तरफ हम जा रहे हो। आस्किंग स्टूडेंट टू स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सिर्फ नियम बताना, नियम बताना आपका डिडक्टिव के अंदर आ जाता है। आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केसेस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ प्लेन मिरर, ये बिल्कुल ठीक। विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के भिन्न भिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। जब बच्चे भिन्न भिन्न मापों के लिए मापेंगे और वो देखेंगे कि सभी के लिए सेम आता है, तो एक नियम बना पाएंगे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एग्जाम्पल से नियम की तरफ ये चल रहा है। वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरीफाई करना डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आता है। सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आपका नियम से उदाहरण की तरफ चला जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, टू स्पर्म ऑफ अ मैन फ्यूज विथ टू एग्स ऑफ अ वुमेन, द ट्विंस फॉर्म्ड, पुरुष के दो शुक्राणु स्त्री के दो अंडों के साथ मिलते हैं तो बनने वाले जुड़वे बच्चे जो होते हैं वो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में जो होता है कि एक स्पर्म एक एग के साथ मिलता है, वो फिर टू एम्ब्रॉय में डिवाइड हो जाता है। फ्रेटर्नल में अलग अलग होते हैं, टू स्पर्म टू एग्स के साथ फ्यूज होते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है। इट कंजर्व ग्राउंड वाटर, बिल्कुल ठीक है, ये भू संरक्षण, भूजल का संरक्षण करता है। इट रिड्यूस लोकल फ्लडिंग, ये भी ठीक है, स्थानीय आप्लावन को कम करता है। लोकल फ्लडिंग मतलब क्या होता है कि अगर आप वाटर को हार्वेस्ट कर लोगे यानी ज़मीन के अंदर स्टोर कर लोगे तो सड़कों पे पानी नहीं बहेगा, पानी नहीं बहेगा तो पानी वहाँ पे नहीं भरेगा, बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी। इट क्रिएट ड्रेनेज प्रॉब्लम, ड्रेनेज प्रॉब्लम तो भाई आपकी गलती से होगी ना, आपने सही से हार्वेस्टिंग का सिस्टम सही से नहीं जमा रखा, तभी तो जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न होगी। इट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप, ये बिल्कुल भाई जो रेन वाटर हार्वेस्ट है इसका उपयोग आप फसल की सिंचाई के लिए कर सकते हो। तो सही आंसर है आपके ए बी एंड डी, ए बी डी है ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक टिश्यूज इन क्लास हेल्प इन, इशूज है टिश्यूज नहीं इशूज, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। डेवलपिंग आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स इन लर्नर्स, डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन इशूज, इंकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज, अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, सारे के सारे ही मुझे सही लग रहे हैं। अधिगमकर्ताओं में तर्क कौशल का विकास में सहायता करेगा, आपका बिल्कुल करेगा। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं, बहुपरिप्रेक्ष्य, भाई अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझना, इसमें भी करेगा। इनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज़, ये भी ठीक है, नागरिक संबंधी गतिविधियों को भी प्रेरित करेगा। इन अप्रिशिएट द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इसे भी करेगा, लेकिन हमें तो सिर्फ 3 का चुनाव करना है, तो पहले 3 ही बेस्ट है, हम पहले 3 ही को लेके चलेंगे क्योंकि हम किसी को छोड़ नहीं सकते। तर्क संगत कौशल का विकास, इसको आप छोड़ सकते हो क्या, मान लो अगर आप फोर्थ लगाने जा रहे हो, भाई जहाँ भी तर्क संगत कौशल आ गए मतलब आर्ग्यूमेंट
क्वांटिटेटिव स्किल्स आ गई, उनको तो आप रखोगे ही, बिना तर्क के साइंस कैसे बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे फिर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी, निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। तो बताइएगा क्या करता है। क्लासीफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब, सर्ब्स एंड ट्रीज। आप बच्चों को शाकों, झाड़ियों एवं वृक्षों में पौधों को वर्गीकृत करना सिखा रहे हैं। इसमें इंक्वायरी नहीं चल रही, इसमें क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो ये तो नहीं रहेगा। एक्सप्लोर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स। चने के बीजों की अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना, बिल्कुल करेगा भाई। इंक्वायरी में एक्सप्लोरेशन तो चलता ही चलता है, और यहाँ पे एक्सप्लोर वर्ड तो आ ही गया है, ठीक है। जो भी जांच पड़ताल रहेगी उसमें क्या चलेगा, अन्वेषण चलेगा, तो भाई सेकंड तो सही है। लिस्ट 5 यूजेस ऑफ कोकोनट ट्रीज, 5 प्रयोग बताओ, इन पे तो इंक्वायरी चली नहीं रही। ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ वेनेसेंस इन वेरियस लीव्स, विभिन्न पादपों में सिरा विन्यास के प्रकारों का अवलोकन करो कि किस में पैरेलल वेनेसन है और किस पर कौन सी पत्तियां हैं जिनमें आर्टिकुलेट रेटिकुलेट वेनेसेंस हैं। तो ये भी सिर्फ इससे डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, लेकिन इंक्वायरी कहाँ चलेगी, जहाँ भी एक्सप्लोरेशन चलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस इंटेल्स, विज्ञान में लिंग प्रतिसंवेदी शिक्षण शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है भाई। देखो अगर आपको जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी की बात करें तो आपको जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा। एंगेजिंग स्टूडेंट इन एग्जामिनाइंग स्टोरियोटाइप, बिल्कुल ठीक है भाई। बच्चों को संलग्न करो ना, जब जो भी ऐसी प्रकार की चीज़ें इनमें बच्चों से कराओ। बच्चे जब इस प्रकार की चीज़ों पर रिसर्च करेंगे या जांच करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वे खुद सीखेंगे। मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप, इससे तो आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दोगे। यूजिंग डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, क्यों करें डिफरेंशिएट भाई, सेम चलने दो ना दोनों जेंडर्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही रहेगा, ए और बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव दीजिए। फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, बिल्कुल ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसी से अपना खाना बनाते हैं, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। हम जो श्वसन लेते हैं जिसके द्वारा हमारा भोजन जो है, खाना जो है ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो हमारे शरीर से एनर्जी निकलती है उसमें, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दोनों ही सही है, दोनों सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें बढ़िया दे रखा है। पहले हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इसको इंग्लिश में समझेंगे। तो पहले हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन एक साइड में नहीं आ रहा है, तो हम इसको पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल डिस्पिक्ट्स कलर चेंज इन एसिड्स एंड बेस व्हेन वेरियस इंडिकेटर्स आर एडेड। टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी जो अम्ल के साथ है वो कोई क्रिया नहीं करती, और जब इसको क्षार में डालते हैं तो ये रेड कलर की हो जाती है। रेड कलर आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, और फर्स्ट एंड थर्ड दो ऑप्शन में दे रखा है। चाइना रोज डार्क पिंक हो जाता है एसिड में, और जब इसको बेस में डालते हैं तो ये आपका ग्रीन कलर का हो जाता है। फिनोल्फेथेलिन जो है वो एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करती, तो ये कलर लेस रहेगी एसिड के साथ, और बेस के साथ पिंक हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के साथ ऑरेंज हो जाता है, और बेस के साथ में पिंक रहता है। ये आपका सीक्वेंस है। ए में रेड, बी में ग्रीन हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, एंड सी में कलरलेस ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने के लिए मिल रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं। हल्दी जो है, हल्दी को आप छार डालोगे या साबुन के, जैसे हल्दी के दाग में आप साबुन लगा देते हो तो वे लाल हो जाते हैं। लाल को यहाँ पे रक्ताभ लिखा हुआ है। चाइना रोज जो होता है वो हरे रंग का हो जाएगा छार में डालने पर। फिनोल्फिथेलिन इसमें रंगहीन रहता है, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, और यहाँ पे ये नारंगी हो जाता है, यानी ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर रहेगा। 83 द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन,
ज्वाला का रंग किस पर निर्भर करता है? नेचर ऑफ कम्बिस्टेबल सब्सटेंस, भाई जो पदार्थ जल रहा है उस पर तो ज्वाला का रंग निर्भर करेगा ही करेगा। देखा हुआ टायर जलाते हैं तो कैसा एकदम गहरी पीली और काला सा धुआं निकलता है, और गैस हमारी थोड़ी नीली सी जलती है। ऑक्सीजन सप्लाई पे भी डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन किस प्रकार से मिल रही है, कम ऑक्सीजन मिलती है तो वह सही से कम्बसन नहीं होता है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स पे निर्भर नहीं करता ज्वाला का रंग, क्योंकि जलने के बाद चीज़ें वैसे ही गर्म हो जाती हैं। तो ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लोज ऑफ विंड ऑन द अर्थ? निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है? हवा जो चलती है इसके लिए हीट होना जरूरी है। जहाँ पे जिस तरह की हीट होगी, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटता है, और एक रीजन होता है इसका प्रेशर। तो प्रेशर तो किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, सिर्फ हीट ही दे रखा है। तो अनहीविंग हीट्स ऑफ अर्थ, अनहीविंग हीटिंग ऑफ ओशियन, दोनों ही चीज़ें जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं पवनों के जनन और उनके बहाव के लिए। महासागरों का अनियमित तापमान और पृथ्वी का अनियमित तापमान। तो ए सही है, बी सही है। सूर्य से पृथ्वी की क्या डिस्टेंस है? ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी हमारे एटमॉस्फेयर के लिए आवश्यक है। ठीक है, ग्रेविटी नहीं होगी तो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर नहीं होगा, यानी कि वायुमंडल नहीं होगा। तो वायुमंडल के लिए जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल है भी आवश्यक है, लेकिन हवा के चलने के लिए आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ए और बी। ए और बी है हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13। 13 एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का, एंड 17 होता है क्लोरीन का। तो देखो एल्यूमिनियम की जो संयोजकता है वो 3 होती है, क्लोरीन की जो होती है वो 1 होती है, ये +3 होती है, ये -1 होती है। तो एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन ले लेगा, AlCl3 यानी AB3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जैसे 13 था, 13 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा? 2 8 एंड 3, और 17 का करोगे तो कितना होगा? 2 8 7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको दे दे तो इसका ये वाला ऑक्टेव कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पास 3 है, तो इसको 17 वाले कितने चाहिए रहेंगे? 17 वाले इसको 3 चाहिए रहेंगे। इस हिसाब से दिमाग लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट? निम्नलिखित में से कौन सा ताप के चालन के बारे में सही नहीं है? कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड, ये बात बिल्कुल ठीक है। द्रवों की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन अधिक तीव्र होता है, क्योंकि चालन होता है जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हीट एक दूसरे को भेजते हैं। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तो हीट जल्दी फ्लो होती है। टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन कांटेक्ट विथ ईच अदर फॉर हीट फ्लो, बिल्कुल ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट्स को दूर दूर रखोगे तो कहाँ से हीट फ्लो होगी? कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, गलत है भाई, गैसेस भी तो गर्म होती हैं, गैसेस में चालन नहीं होता, ये कैसे कह सकते हो? गैसें भी गर्म होती हैं। आप किसी भी गुब्बारे को लो, गुब्बारे को गर्म करोगे, उसके अंदर की गैस एक्सपेंड होती है, वो फट जाता है। ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन सेम वे, सभी पदार्थ ऊष्मा को स्वयं से समान प्रवाह से प्रभावित होने की अनुमति नहीं देते, बिल्कुल देते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स कहते हैं हमारे अंदर से ऊष्मा को बह जाने दो, निकल जाने दो। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे नोट पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। ये बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब कि दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। A object flows with 1/4 part of its volume outside the liquid when put in liquid A, and 3/4 part of its volume outside the liquid when put in liquid B. Which of the following statement is true? एक वस्तु को जब द्रव A में डाला जाता है तो वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है, तथा जब वस्तु को द्रव B में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो मान लो कि ये दो बीकर हैं, इनमें दो तरह का फ्लूइड यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट डाला जो कि इतना डूबा है और इतना तैर रहा है, और दूसरे में एक ऑब्जेक्ट डाला जो कि इतना डूब रहा है और इतना तैर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट ए है
ये ऑब्जेक्ट बी है। इन्होंने क्या बोला, विथ फ्लोज विथ 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी उसके वॉल्यूम का 1/4 भाग अपनी आयतन का 1/4 भाग के साथ तैरती है। तो सिर्फ 1/4 भाग ऊपर है और ये 3/4 भाग आउटसाइड द लिक्विड यानी द्रव्य के बाहर के साथ तैर रही है। तो इसका 3/4 पार्ट बाहर है, इसका ज़्यादा भाग बाहर है, इसका ज़्यादा भाग अंदर है। तो क्या राइट आंसर होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी। ए का घनत्व बी के घनत्व से ज़्यादा है। घनत्व मतलब कि गाढ़ापन, सीधा सिंपल ये समझो, लिक्विड के केस में गाढ़ापन समझो। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ को डूबने नहीं देगा। तो भाई यहाँ पर बी की डेंसिटी जो है वह ज़्यादा होगी, ए की डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए की ज़्यादा है, तो ए की तो गलत है। वो लिक्विड है सेम डेंसिटी, भाई लिक्विड अगर सेम डेंसिटी के होते तो ये ऑब्जेक्ट भी सेम डिस्टेंस पे जाकर रुक जाते या सेम पार्ट रहता भाई, बराबर डूबते और बराबर तैरते। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए, ये बिल्कुल ठीक है। बी की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट कम डूब रहा है, इसकी डेंसिटी कम है इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़्यादा डूब रहा है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एबव इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, कैसी बात कर रहे हो आप। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 88। सुनीता ड्रॉप्स अ पीसेस ऑफ सोडियम मेटल्स इन अ बीकर ऑफ कोल्ड वाटर एंड नोट्स डाउन द ऑब्जर्वेशन। सुनीता शीत जल में के बीकर में पोटेशियम धातु का टुकड़ा डाल देती है और अवलोकनों को लिखती है। कौन सा अवलोकन सही नहीं होगा? पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है, बिल्कुल करता है। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये गलत है, ये एंडोथर्मिक नहीं है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ये ऊष्मा क्षेपी नहीं है, सॉरी ऊष्मा शोषी नहीं है, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो हमें नोट बताना था, सेकंड ही गलत है, सेकंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन साइंस क्लासरूम कैन बी, विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल सही बात भाई, अपसारी क्वेश्चन जो है वह विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। टू डिसर्न स्टूडेंट बिटवीन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच भेद करना, भाई भेद तो नहीं करेंगे विद्यार्थियों के बीच। टू डेवलप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल बेटर हो सकते हैं भाई, संचार विकास करने के लिए। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ठीक है भाई, इससे प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान होती है। टू आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कंसेप्शंस, ये भी ठीक है, वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने का। टू एप्रिसिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस, सब्जेक्टिविटी तो नहीं भाई, विज्ञान में व्यक्ति निष्ठता नहीं होती, विज्ञान में हमेशा ऑब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब ये होता है कि भाई एक चीज़ जो सही है वह सभी के लिए सही है, और सब्जेक्टिविटी में एक चीज़ किसी के लिए सही है, दूसरी चीज़ किसी के लिए सही है। तो एफ तो होगा ही नहीं। देखो मैंने यहाँ पे कुछ टिक करता गया और कुछ में छोड़ता गया, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। जिस पे आप श्योर हो भाई ये तो सही होंगे उनको आप टिक कर लो कि हाँ ये तो सही है, और नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी कि यार इनमें थोड़ा सा डाउट है, और जो बिल्कुल आपको गलत लग रहा है भाई ये तो होगा ही नहीं, उसको क्रॉस कर दो। अब एफ क्रॉस कर दिया मतलब एफ होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, इन्होंने जो ऑप्शन नंबर सी है उसको भी हटा दिया। टू डेवलप कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। कम्युनिकेशन को शायद इन्होंने सोचा हुआ लैंग्वेज के माध्यम से अच्छे से डेवलप होगी, ये जो भी है इन्होंने इसको छोड़ दिया, बाकी इन सबको सही माना है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन करना है। अगर मैं लेके सी देख लेता भाई सी को हटाएंगे ही नहीं, सी को हटाएंगे ही नहीं तो फिर हम थर्ड या सेकंड में से कोई से टिक करना पड़ता, जबकि एफ को तो हमें हटाना ही हटाना है। तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस को हम छांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द मिरर्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट सेम एज ऑब्जेक्ट, ये बनेगा आपका प्लेन मिरर में। रियल एंड इन्वर्टेड सेम एज ऑब्जेक्ट, ये आपका बनता है कॉनकेव में, और रियल जो है ये वाला भी आपका कॉनकेव में बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट जी बनता है आपका कॉन्वेक्स में। ठीक है, इनको अपन किसी वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे कैसे ये बनते हैं, या जो भी चीज़ आपको साइंस में समझना हो आप उसके लिए कमेंट कर देना, हम उसको समझ लेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। हिंदी में देखें तो आवासी और ऊर्ध्वशीर्षी वस्तु के समरूप ये आपका समतल दर्पण में बनता है।
वास्तविक जो बनेगा वो आपका अवतल दर्पण में, ये वाला भी आपका अवतल दर्पण में। आभासी जो बनेगा वो आपका उत्तल में बनेगा। उत्तल को इनने बोला है अवमुख। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये हमारे थे 30 क्वेश्चंस थे साइंस के जो हमने डिस्कस करे। इसके अलावा आप और किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस भी मैं सोल्व करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पर इनका लिंक भी मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाता है, ऑब्वियसली लिंक वीडियो उसका मिल जाता है। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। कोई डाउट रहे तो वह भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।